नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के लेक्चर में हम लोग जो हमारे अक्टूबर मंथ के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे और इस तरीके से हमारा जो पूरा अक्टूबर मंथ है 2022 का वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बिल्कुल टॉप पर रखा है क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी के लिए। देखिए, अभी रिसेंटली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ठीक है। अब हमें लगेगा ये ब्लू फ्लैग है तो क्या ये कोई फ्लैग से जुड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली हमारे इंडिया में बीचेस को जो है, तट, समुद्र के जो तट होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। ये अभी रिसेंटली हमारे भारत की दो और बीचेस को प्रोवाइड किया गया है और वो दोनों ही बीचेस कहाँ पे लोकेटेड है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और कदमत बीच। देखिए, मिनिकॉय एक आइलैंड भी है लक्षद्वीप में, ठीक है। और इस तरीके से हमारे भारत में जो टोटल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस हो गई है दैट इज 12, टोटल 12 हो गई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंडिया ने खुद का भी अपना एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था बीम्स, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो भी हमारा समुद्र तट है उसकी साफ सफाई रख रखाव के लिए, ये मतलब आप कह लो कि अगर इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है तो ये हमारे भारत की सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल, सबसे क्लीन बीचेस में से आते हैं। तो इसे हम कहते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, जिसमें बहुत सारी आपको शर्तों को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और इस पूरे के बाद भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसने एक ही बारी में इतने सारी जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेटेड जो है बीचेस को यहाँ पर ले लिया है। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये रिसेंटली ही दिया गया है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी हमारे पास गोल्डन बीच ओडिशा की, ऋषिकोंडा बीच है आंध्र प्रदेश की, ईडन बीच है, कोवलम बीच है, बांगाराम है, ठीक है। ये कुछ और बीचेस भी हैं जिनको ऑलरेडी ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है। ये देता कौन है सर्टिफिकेशन? मैं आपको बता दूं, ये सर्टिफिकेशन जो है वर्ल्ड में डेनमार्क के कोपेनहेगन में ये इसका जो है वो सिचुएटेड है, जो इन सब चीजों को प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1985 में ही हो गई थी, उसके बाद से ये जो है चीजें चलती आ रही हैं, ठीक है भाई। तो इस चीज को याद रखिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, सीधा सीधा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधा आपको याद रखना है सर्टिफिकेशन दिया जाता है। बाकी लक्षद्वीप न्यूज में है तो आप अपने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में लक्षद्वीप को जरूर कंप्लीट कर ही रहे होंगे, तो उनको भी आप याद रखें। लक्षद्वीप हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लक्षद्वीप हमारा पूछा जा सकता है हमसे एग्जाम में, तो लक्षद्वीप को भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। उसमें 8 डिग्री, 9 डिग्री चैनल्स के बारे में, 11 डिग्री चैनल्स, वहाँ पे कोरल रीफ सबसे ज्यादा मिलती है। तो ये कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स जो है आप लक्षद्वीप के लिए भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज पीएम आवास योजना। आप लोगों ने ये जरूर सुनी होगी पीएम आवास योजना। इसमें रिसेंटली अभी अवार्ड्स दिए गए हैं। हमें हमें जो है वो बेसिकली अवार्ड पे फोकस करना है करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में। बाकी मैं आपको ये पूरा बताती हूँ। एक्चुअली में यहाँ पर अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कैटेगरी में, ठीक है। कौन सी कैटेगरी? अर्बन कैटेगरी, जो शहरी कैटेगरी है, उसमें रिसेंटली यहाँ पर बेहतर काम करने के लिए कुछ सम्मान यहाँ पे दिए गए हैं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी से, कि किसने सबसे ज्यादा बेस्ट इस तरीके में यहाँ पर परफॉर्म किया है। टॉप किसने किया है उसमें? उसमें टॉप किया है हमारी यूपी। तो ये आपको याद रखने हैं, टॉप यहाँ पर जो किया है वो यूपी। अब हो सकता है सीधा टॉप वाला ना पूछे, सेकंड हाईएस्ट भी पूछ ले, तो एमपी ने किया है और तीसरा किसने स्थान हासिल किया है, दैट इज तमिलनाडु। तो ये तीन हमसे पूछे जा सकते हैं। टॉप 3 आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, टॉप 3 यहाँ पे लिख लीजिएगा, यूपी, एमपी और तमिलनाडु। ये टॉप 3 जो यहाँ पर है उनको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, राइट। अब ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये भारत में ऑलरेडी चल रही है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन
अफेयर, आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वो ऑलरेडी यहाँ पर इस चीज के लिए काम कर रहा है। इसका जो बेसिकली एम है वो यही है, जो भी वर्ल्ड के अंदर या सॉरी इंडिया के अंदर जो भी हाउसिंग फैसिलिटीज चल रही हैं, उनको हम किस तरीके से सबको सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो उसी के तहत जो है हमारे यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर है इसके, हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने इन अवार्ड को अनाउंस किया है। ठीक है भाई, याद हो जाएगा ना सबको, इसको याद रखिएगा। और अगर मान लीजिए आपसे पूछता है बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी कौन है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और दादर नगर हवेली, ठीक है, वो बेस्ट परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी है। तो ये नोट्स में अपने ऐड कर लीजिएगा, इससे और कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत। एमसीक्यू एग्जाम में दोनों, ब्लू फ्लैग भी और आवास योजना दोनों आपसे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आता है एक रिपोर्ट के ऊपर। देखो, आपको मैंने अक्टूबर मंथ में काफी सारे रिपोर्ट्स के बारे में बताया है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट बताई थी, है ना। तो ये जो रिपोर्ट्स है ना, ये हमारे लिए अब इम्पोर्टेंस रखती हैं। अब इन रिपोर्ट्स के बारे में भी हमें पढ़ना। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, याद होगा आप लोगों को, ये मैंने पहले भी बताया, यूनाइटेड नेशन के फंड्स एंड प्रोग्राम का पार्ट है। यूनाइटेड नेशन अपने आप में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और वो बहुत एक बड़े रूप में काम करती है। तो जो यूनाइटेड नेशंस है, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जैसे मैंने डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बताया था, उनकी एक रिपोर्ट आती है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, दैट इज अबाउट दी, जो उसके अंदर जो एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स था वो आपको बताया। ऐसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, वो अपनी एक रिपोर्ट रिलीज करती है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2022। तो ये एमिशन गैप रिपोर्ट जो है, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, ये क्या बताती है? पहला क्वेश्चन इससे क्या आएगा कि ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, सीधा क्वेश्चन आएगा ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, सीधी। या फिर आपसे ये पूछ लेंगे इसका इस बार का टाइटल क्या है, अगर थोड़ा डिफिकल्ट पूछना है उन्होंने तो थोड़ा सा टाइटल पूछ लेंगे आपसे, क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर था कि जो क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर है, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि ये जो पूरी आपकी जो ये एमिशन गैप रिपोर्ट आई है, इसमें इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, ठीक है, यही क्वेश्चन बनते हैं। इससे ज्यादा इसके बाद इसकी फाइंडिंग्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बस। ठीक है, ये यही बताती है कि जो 2030 में हम लोगों ने अपना तय करा है कि हमें इतनी एमिशन यहाँ पर करनी है, उसमें हम कितना यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बताया इन्होंने कि वर्ल्ड में जो एमिशन करने वाले, यहाँ पर जो एमिशन मतलब कि जो कार्बन को एमिट करते हैं यहाँ पर, वो टॉप 7 एमिटर्स कौन है वर्ल्ड के? सबसे पहले है चाइना, यूरोपियन यूनियन जिसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, 27 कंट्रीज हैं पूरी यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रशिया, यूएसए, ये सब जो है इनकी अपनी फाइंडिंग्स रही हैं कि इस तरीके से यहाँ पर ये जो है कंट्रीज सबसे ज्यादा एमिट करती हैं। तो जो हम लोगों ने पेरिस अग्रीमेंट किया था 2015 में, उसको तो हम पूरा फॉलो कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना, कि 1.5 जो है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अर्थ का कंट्रोल करके रखना है। वार्मिंग लिमिट थी कि 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और बाकी भारत ने भी काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं कि हम इस तरीके से इसको कंट्रोल कर सके, जैसे कि हमारा भारत स्टेज 6 हो गया, हमारी जो उजाला स्कीम है वो हम लेके आए थे, हमने जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग है वो स्टार्ट करी थी, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारी चीजें काफी चीजें करी हैं इसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएन के अंडर आता है, जिसके हेडक्वार्टर्स नैरोबी, केन्या में लोकेटेड है। ये भी याद रखिएगा, जो कि ये रिपोर्ट निकालता ही निकालता है। क्या और भी कोई रिपोर्ट निकालता है यूएनईपी? यस, इट ऑल्सो releases another report, that is global environment outlook report। ठीक है, ये सब रिपोर्ट भी ये निकालता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भूता कोला, ये काफी ज्यादा न्यूज में था, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को यहाँ पर जो है वो इंक्लूड करा। एक्चुअली में भूता कोला ना, ये न्यूज में आ गया जब एक मूवी जो है, एक कर्नाटका में एक मूवी है, कांतारा, कांतारा मूवी में ना एक इसको दिखाया गया है, भूता कोला को। ठीक है, तो उसकी वजह से ये टॉपिक काफी न्यूज में था। तो आई थॉट कि एक बार इसको मैं समझा दूं, ये कर्नाटका में एग्जिस्ट करता है, और ये एक तरीके से वहां का एनुअल फेस्टिवल है। भूता मीन्स स्पिरिट, और तूला, काला मीन्स प्ले, एक तरीके से कोला मीन्स प्ले। तो वहां पर ये क्या किया जाता है, ये एक तरीके से रिचुअल वहां का है कि स्पिरिट वर्शिप, जो वहां के इसको जो है पूजन किया जाता है, यहाँ पर पूजा जाता है, बेसिकली भूता को पूजा जाता है यहाँ पर। और इसका दूसरा नाम नेमा भी होता है,
जो लोअर कास्ट ऑफ सोसाइटी है वो लोग इसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर डांस, पूजा, वो सारी चीजें यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि भाई टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए जो पर्सन इसको परफॉर्म कर रहा है वो खुद ही एक गॉड बन चुका है। तो ये भूता कोला करके एक एनिमलिस्टिक एक डांस है, यहाँ पर वर्शिप किया जाता है, पूजा जाता है यहाँ पर। इसको आप याद रखिएगा, ये रिसेंटली न्यूज में था तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया। ये सबसे ज्यादा कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, टुलू लैंग्वेज, वहां पर। जैसे कि उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ और कर्नाटका का उडुपी, जो ये डिस्ट्रिक्ट है ना तीन, यहाँ पे सबसे ज्यादा बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पर जो पूरा एक विलेज है, विलेज में काफी बड़ा एरिया होता है, तो वहां पर इसको म्यूजिक, डांस और अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन करके इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये न्यूज में थी, एक कंट्रोवर्सी चल रही है इसके ऊपर। तो आई वांट कि एक बार आप पढ़ लीजिए कि ये कहाँ से बिलोंग करती है और इसमें क्या होता है। दैट्स इट, इसमें इतना ही याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यस, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस, जैसे कि मैं हमेशा आपको एक्सरसाइजेस यहाँ पर कवर करवाती हूँ। तो यहाँ पर एक और एक्सरसाइज परफॉर्म की गई है, दैट इज गरुड़ एक्सरसाइज। रिसेंटली ही ये परफॉर्म की गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है किस कंट्री के साथ होती है, सीधा क्वेश्चन आएगा। एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, भारत की एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स ने गरुड़ एक्सरसाइज जो है यहाँ पर परफॉर्म करी है जोधपुर में। ठीक है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसके साथ हुई है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ पर हुई। तो ही पार्ट्स आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं और आपसे इसमें पार्ट्स नहीं पूछे जाएंगे। गरुड़ एक्सरसाइज से दो पार्ट्स है, एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा, कहाँ पर हुई है ये चीजें पूछी जाती है, राइट। एयरफोर्स एक्सरसाइज है। और बाकी यहाँ पर किसने पार्टिसिपेट किया, हर बार ये क्वेश्चन नहीं आते कि किस किसने पार्टिसिपेट किया, हर बार ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं एग्जाम में। बस यही याद रखिएगा कहाँ पर पार्टिसिपेट हुआ है। ठीक है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारी और एक्सरसाइजेस के नाम भी सुने होंगे, तो ये भी एक वन ऑफ दी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है। फ्रांस के साथ हम और भी कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई आइडिया है आप लोगों को। तो ये है शक्ति एक्सरसाइज, ये आर्मी एक्सरसाइज होती है जो हम फ्रांस के साथ करते हैं। तो ये भी एक्सरसाइज है। ठीक है। ऐसे ही एक नेवल एक्सरसाइज, जो नेवी की नौसेना की एक्सरसाइज होती है, वो कौन सी है, वरुण। तो ये भी एक एक्सरसाइज है। नाम याद रखिएगा, अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में कोई नहीं हुई है, तो आई वुड से कि अभी रिसेंटली नहीं हुई है तो याद नहीं रखने की कोई ऐसा नीड नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट, ये बहुत ही एक सिंपल सा आर्टिकल है, न्यूज में था तो मैंने सोचा आप लोगों को एक बार बता दूं इसके बारे में। टैम्बो आर्ट या फिर टैम्बो कला, एक्चुअली में हुआ क्या, ये पिक्चर देखिए। ये आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पर, ये एक क्या है, हमारा अशोक चक्र। तो यहाँ पर वायनाड, केरल के अंदर एक वायनाड के फार्मर ने अशोक चक्र बनाया था। कौन सी आर्ट को फॉलो करते हुए, टैम्बो आर्ट को फॉलो करते हुए एक यहाँ पर ये चीज डेवलप उन्होंने करी है। ठीक है। तो हर बार कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो इस बार इन्होंने अशोक चक्र यहाँ पर बनाया है। एक फार्मर है और उनका नाम जॉनसन है। अलग अलग कलर्स को लेकर के राइस की हेल्प से उन्होंने इसको यहाँ पर बनाया है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये आर्ट कहाँ से बिलोंग करती है, या टैम्बू आर्ट क्या चीज है। टैम्बू आर्ट राइस से जुड़ी हुई है, जो ज्यादातर जापान से स्टार्ट हुई थी। पैडी आर्ट जो है धान की एक कला, जो कि जापान में स्टार्ट हुई थी, जिसमें खेतों को ही एक कैनवास के रूप में उपयोग करके वहां पे डिजाइन बनाएंगे। ठीक है। वहां पर रंगीन पत्तियों का इस्तेमाल करके, अनाज का, चावलों का इस्तेमाल करके जो है उससे कुछ ना कुछ कलाकारी की जाएगी, कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। तो ये पैडी आर्ट, टेम्बो टेम्बो आर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ से बिलोंग करती है, तो जापान से बिलोंग करती है। और ये बेसिकली क्यों किया गया, ताकि जो हमारी धान की खेती होती है उसके बारे में और लोगों को जागरूक किया जा सके। ठीक है। और बहुत ज्यादा इसके ऊपर मतलब बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, तो उसकी वजह से ये काफी इसको कवर भी किया है, अलग अलग न्यूज में, मीडिया ने इसको काफी कवर किया है। तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। पिक्चर देख के आप समझ सकते हैं। अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है G20 रिलीजियन फोरम। देखो, G20 सब लोग जानते हैं ना, क्योंकि G20 न्यूज में बहुत ज्यादा है। तो G20 मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो G20 जो है अभी रिसेंटली उसका जो है क्या होगा, रिलीजियन फोरम होगा। आज तक पहले कभी भी रिलीजन बेस्ड फोरम कभी भी कंडक्ट नहीं किया गया। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको G20 के बारे में बता दूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज G20। G20 इज अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, इसमें 20 कंट्रीज का टोटल ग्रुपिंग आता है, जिसमें 19 तो कंट्रीज हैं, साथ में एक कौन है, पूरा यूरोपियन यूनियन। ठीक है।
इसमें 19 कंट्रीज कौन है, ऐसा एक सवाल यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ है, एंड इंडिया इसका मेंबर है। तो आपको यहाँ पर ये एक तो G20 के बारे में याद रखना है। अब G20 ने यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, ठीक है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर क्या करा है, जो रिलीजन बेस्ड है वो स्टार्ट करा है कि रिलीजन बेस्ड के ऊपर यहाँ पर G20 रिलीजन फोरम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। और वो चाहते हैं कि जो ये R20 है ये क्या करे यहाँ पर, ये एक गॉड सेंट्रिक वैल्यू, ठीक है, एक रिलीजन सेंट्रिक वैल्यू को जनरेट करे यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक तरीके से यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर इसको एफर्ट कर रही है। ठीक है, G20 के साथ में, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर इसको कर रही है एस्टैब्लिश। एक तो है मुस्लिम वर्ल्ड लीग और एक है नहादलातुल उलामा। ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के इसको एस्टैब्लिश कर रही है। इनका ऑब्जेक्टिव है कि इस्लाम जो है उसको ह्यूमैनिटेरियन जो है पीस की तरफ आगे बढ़ाया जाए। तो आप याद रखिएगा कि G20 का रिलीजियस फोरम यहाँ पर कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंडोनेशिया। ठीक है, और आप लोगों को आई होप सब लोगों को ये भी पता होगा कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है, मतलब कि जो प्रेसिडेंट हो रही हैं, अगले प्रेसिडेंट, वो यहाँ पर कौन होने वाले हैं, इंडिया। राइट, करंट चेयरमैन कौन है, इंडोनेशिया। लेकिन यहाँ पर दिसंबर 2022 से G20 की जो प्रेसिडेंट बनेंगे एक साल के लिए, वो कौन बनने वाला है, इंडिया। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ही अगले ही यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर प्रेसिडेंसी मिलनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला हो गया। नेक्स्ट, काशी तामिल संगम, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट बना हुआ है, जो कि अभी काफी ज्यादा न्यूज में रह रहा है, काशी तामिल संगम के ऊपर। देखिए अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि काशी लोकेशन आपको पता है, काशी जो है यूपी में, और तामिल तमिलनाडु, तो काशी और तामिल का यहाँ पर दोनों जो कि डीप सेंटर ऑफ नॉलेज है यहाँ पर इंडिया की। अगर हमें सिविलाइजेशन, पुरानी सिविलाइजेशन को समझना है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि दोनों ही इंडिया के नॉलेज सिस्टम में जाने जाते हैं, जहाँ पे योग, आयुर्वेद, मेडिसिन, राग, ठीक है, फिलोसफी, टेक्नोलॉजी, सबका यहाँ पर कुछ ना कुछ जुड़ाव है ही है। ठीक है, सबसे पुराने सेंटर्स हैं दोनों ही। इसलिए ये जो वाराणसी जिसको हम काशी कहते हैं और तमिलनाडु, ये सबसे पुरानी सिटीज हैं जिसको हमें जोड़ना यहाँ पर बहुत जरूरी है। इसलिए ये काशी तामिल संगम न्यूज में चल रहा है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर क्या है कि दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। तो अभी इसको रिसेंटली मतलब स्टार्ट भी करने वाले हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत नवंबर 16 से इसको स्टार्ट कर देंगे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार, डिस्कशन, एक्सपर्ट्स आएंगे, डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। काफी सारे लोग यहाँ पे बताएंगे कि भाई क्या कनेक्शन है दोनों के अंदर, क्या जुड़ाव है ऐसा दोनों ही यहाँ पर चीजों में। ठीक है, और ये कर कौन रही है सारा कुछ, ये सब परफॉर्म कर रही है एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री इस पूरे चीज को यहाँ पर कर रही है, जो कि सिर्फ यही चाहती है कि दोनों को सिविलाइजेशन जो है, जो कि हिस्ट्री के बहुत पुराने सेंटर्स हैं, इनको जोड़ा जाए। राइट, क्लियर हो गया ना सब चीजों को। ये एक सिंपल सा याद रखिएगा, काशी और ये कौन कर रहा है, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहली है, आप लोग सब लोगों ने ओआरएस, ओआरएस तो सब लोग जानते होंगे, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जिसने ओआरएस को स्टार्ट किया था, ओआरएस को जिसने यहाँ पर स्टार्ट किया था इस डिहाइड्रेशन को, वो ओआरएस को जो स्टार्ट किए थे वो पर्सन डॉक्टर दिलीप महालनबिस जो है, उनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। तो आपसे या तो ओआरएस की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या आपसे पूछ लेंगे कि हु स्टार्टेड दिस, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, समान विचारधारा वाले विकासशील देश। ठीक है, लाइक माइंडेड, एक जैसे जिनकी माइंडेड है, जिनके एक तरीके से ऐसी कंट्रीज है जिनका सेम सेम माइंडसेट है। पहले तो मैं ये बता दूं इसमें आते कौन कौन है, फिर हम उसके आर्टिकल पे बढ़ते हैं। लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, समान विचारधारा वाले विकासशील देश, कौन कौन आता है इसमें, इंडिया, चाइना, ईरान, इजिप्ट, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम, सूडान, सीरिया, फिलीपींस, क्यूबा, बेलारस,
ठीक है, और एक जिम्बाब्वे। मैंने ऑलमोस्ट लिखवाई दी आपको। तो ये सारी जो कंट्रीज है ना, ये लाइक माइंडेड जिसको हम कहते हैं, इंडिया इसका पार्ट है। तो ये चाहते हैं कि भाई अब लोग हम भी जैसे जिनका सेम सेम डेवलपमेंट का प्रोसेस है, तो वो क्या करें यहाँ पर। हम लोग बेसिकली चाहते हैं कि हम लोग सब एक साथ यहाँ पर मिल करके काम करें, वर्क टुगेदर करें, और जितना भी हम चाहें कि यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अर्थ का टेम्परेचर लिमिट करने में सबसे ज्यादा मदद करें। तो ये इन लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज का ऑब्जेक्टिव है। और ये लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज में रिसेंटली जो एनवायरनमेंट का यहाँ पर अभी जो है अभी हुआ है, उसके लिए एनवायरनमेंट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। तो याद रखिएगा, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया पार्टिसिपेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, इससे ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बस इसको याद रखिएगा कि इसमें इंडिया है। न्यूज में है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, पुणे की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क में क्या करा है, जहाँ पे जू को मंगाया। अभी आपने देखा था चीता मंगाए थे पुणे नेशनल पार्क में, काफी न्यूज में था। ऐसे ही जेब्रा को भी यहाँ पर मंगवाया गया है। ठीक है, 5 जेब्रा को। कहाँ पर? राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क। तो हमसे इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है। कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क लोकेटेड है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाए। ठीक है, लोकेशन याद रखना है बस इसमें। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक और रिपोर्ट रिलीज हुई है। आपको मैंने रिपोर्ट काफी बताई है इस महीने की, 4 से 5 रिपोर्ट हम कर चुके हैं, तो उनमें से एक पे क्वेश्चन आने का चांस है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, विश्व ऊर्जा आउटलुक, जिसमें इन्होंने ये बोला है कि सबसे ज्यादा जो एमिशन होंगे, जो उत्सर्जन होंगे, वो 2025 में सबसे पीक पर होंगे, चरम पर होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या याद रखना है, ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है। ठीक है, आ सकता है इस पे क्वेश्चन, रिपोर्ट पे एक क्वेश्चन तो देखो आपको पता है पूछा ही जाता है, तो इट्स बेटर कि आप जरूर प्रिपेयर करके रखें। नेक्स्ट है इसके बाद साइक्लोन सितरंग। ठीक है, साइक्लोन सितरंग अभी न्यूज में था, सीधा क्वेश्चन आएगा, साइक्लोन सितरंग क्या चीज है, कहाँ पर आया है। तो साइक्लोन सितरंग अभी रिसेंटली जो है बांग्लादेश, जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है, वहां पे हिट किया है रिसेंटली। ठीक है, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन है, चक्रवात आया है वहां पर। ठीक है, उस हिस्से में यहाँ पर इसको रिलीज हुआ है। अभी ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, देखो, या तो पूछेगा कहाँ पे आया है, या ये पूछेगा कि ये नाम किसने दिया है सितरंग। ये सितरंग जो नाम दिया है, ये किसने दिया है? थाईलैंड ने। एक ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसलिए हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको पता है कि आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने यहाँ पर एक एडवाइजरी जारी करी है, जिसमें उन्होंने प्रसार भारती, जो प्रसार भारती है, वो नाम दिया है कि जो भी यहाँ पर कुछ भी अगर प्रसार देना है, तो वो किसके नाम से दिया जाएगा? प्रसार भारती के नाम से यहाँ पर ये प्रोवाइड किया जाएगा। प्रसार भारती का ये बिल यहाँ पर पास किया गया है कि जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग होगी, जितना भी सूचना प्रसारण किया जाएगा, वो इसके तहत ही यहाँ पर किया जाएगा। प्रसार भारती क्या है? ये एक तरीके से ये एक बॉडी बनाई गई थी, पार्लियामेंट में बनाई थी 1997 में। ये बेसिकली था कि आकाशवाणी, दूरदर्शन, लोगों को बताने के लिए एक ये बनाई गई थी। ठीक है, एक बॉडी बनाई गई थी, तो उसी के तहत ये दिल्ली में ही बने हुए इसके हेडक्वार्टर, तो उसी के तहत इसको भी यहाँ पर कह दिया गया है कि इसी के तहत सारी सूचनाएं जारी करवाई जाएंगी। नेक्स्ट, रिसेंटली ही एफएटीएफ ने अभी यहाँ पर पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट से हटा दिया। राइट, अभी रिसेंट न्यूज क्या है कि जो पाकिस्तान को एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट आती है, उससे यहाँ पर हटा दिया है। ठीक है, एफएटीएफ क्या है, फुल फॉर्म क्या है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में यही है, जो कि 1989 में फॉर्म की गई थी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितना भी टेररिज्म को बढ़ाने के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है ना, जो फाइनेंसिंग की जाती है, उसको रोकना है। ठीक है, ये साल में 3 बार मिलती है, इसमें काफी सारे मेंबर्स भी हैं, और इसमें 3 लिस्ट आती है, ग्रे और ब्लैक। ठीक है, दो आती है, सॉरी, ग्रे और ब्लैक। ग्रे लिस्ट क्या होती है? ग्रे लिस्ट आपको, अगर ऐसे कंट्री जो कि ये काम कर रही है, जो टेररिज्म को प्रमोशन देने के लिए पैसा सप्लाई कर रही है, तो उसको वार्निंग देने के लिए ये ग्रे लिस्ट होती है। और ब्लैक लिस्ट क्या होती है? अगर आपने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो आप लोग बिल्कुल टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर हो जाते हैं। उसको आप कहते हैं कि टेररिस्ट कंट्री है, या फिर नॉन कोऑपरेटिव कंट्री, जिनका सहयोग नहीं देना।
तो पाकिस्तान यहाँ पर जो है वो यहाँ पे इस लिस्ट में था, 2018 में इसको डाला गया था। उसके बाद अब जो है पाकिस्तान को यहाँ पर 39 मेंबर्स का एक रिव्यू दिया गया कि पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है इसको रोकने के लिए। तो यहाँ पर ग्रे लिस्ट में उनको से हटा दिया गया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसे पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा अग्नि मिसाइल के बारे में, तो सबने आई होप सुना ही होगा। लेकिन अभी कौन सी मिसाइल आई है रिसेंटली? अग्नि प्राइम। ठीक है, अभी डीआरडीओ ने रिसेंटली एक नई मिसाइल को उड़ीसा से टेस्ट करा है। उड़ीसा का जो अब्दुल कलाम आइलैंड है वहां पर से कौन सी अग्नि प्राइम, तो अग्नि प्राइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी मिसाइल है वो याद रखें। एक्चुअली में जो अग्नि की रेंजेस है वो तो बहुत सारी और भी आप जानते ही होंगे, सबने पढ़ा ही होगा कभी ना कभी। अग्नि वन, अग्नि टू, अग्नि थ्री, अग्नि फोर, अग्नि फाइव, ये बेसिकली क्या है? ये मिसाइल की एक रेंज है। ठीक है, जैसे अग्नि वन है उसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर तक जाती है। अग्नि टू की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा जाती है। थर्ड वाले की 2500 किलोमीटर से ज्यादा की ये मिसाइल लॉन्च करी जा सकती है। इसकी 3500 किलोमीटर। और ये फाइव वाली तो ऐसी है कि 5000 किलोमीटर आप मान के चलो कि कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके भी जा। ठीक है, ये थी हमारी, है ना। एक्चुअली में जो सबसे पहले हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है, जिनकी डेथ हो चुकी है, जिन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना काम किया है भारत के लिए, उन्होंने अपनी 5 मिसाइलों का सिस्टम लॉन्च किया था। पटना के नाम से मैंने जो मैं कहूंगी इसको याद करिएगा। पी से कौन सी मिसाइल थी? पृथ्वी। ए से कौन सी थी? अग्नि। सी से कौन सी? त्रिशूल। और इससे एन से नाग। और ए से आकाश। ये 5 मिसाइल्स थी जो उन्होंने लॉन्च करी थी, जिस प्रोग्राम का नाम था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 5 थे यहाँ पर। ठीक है, तो उसके तहत यहाँ पर इन्होंने ये लॉन्च किया था। ठीक है, धीरे धीरे करके इसको और बढ़ाया गया, उसमें भी और रेंजेस आए। तो अग्नि फोर, अग्नि फाइव, इन सब पे क्वेश्चन पूछे ऑलरेडी, यूपीएससी पूछ चुकी है सवाल। तो ये आप याद रखिएगा। रिसेंटली अग्नि अग्नि प्राइम जो है वो अभी न्यूज में है, क्योंकि उसको टेस्ट भी किया गया और सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। ठीक है, तो इसको आप एक याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, याद हो गया होगा अब तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली आसियान और इंडिया की अभी एक मीटिंग कंडक्ट की गई है। आसियान और इंडिया की अभी रिसेंटली एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग कंडक्ट की गई है, जो कि किसके ऊपर है? एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के ऊपर। ठीक है, कृषि और वाणिज्य के ऊपर, वानिकी के ऊपर जो है वो रिसेंटली यहाँ पर कंडक्ट की गई है। ठीक है, अब ये क्या चीज है? आसियान पता है आप लोगों को? आसियान के बारे में सुना है? ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि एक ग्रुपिंग है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, एक्ट ईस्ट की हम बात करते हैं ना, हमें एक्ट ईस्ट करना है तो हमें आसियान के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे। जो हमारी 10 कंट्रीज आती हैं उस पूरे रीजन में, साउथ ईस्ट में। ठीक है, साउथ में और ईस्ट में आप देखना फटाफट से सब लोग जाके, सबको याद हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश यही करी है कि हम आसियान के देशों के साथ, चाहे वो क्लाइमेट के ऊपर हो, कोई भी जलवायु के ऊपर हो, डिजिटल फार्मिंग के ऊपर हो, एग्रीकल्चर पे हो, या इस तरीके की जितनी भी चीजें होती है उससे हम लोग उनके साथ कोऑपरेशन करके आगे बढ़ सके। इवन हमने उनके साथ मिल करके यहाँ पर ये भी बोला है, अभी इसी के अंदर ही बोला है कि जो हमारे मिलेट्स हैं, ज्वार बाजरा रागी जैसे जो मिलेट्स हैं, उनको भी प्रमोट करने में वो हमारी मदद करे, मिलेट्स की प्रोडक्शन में। तो इस मीटिंग में ये बेसिक बातें डिसाइड की गई हैं। तो आसियान नेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा। ठीक है, 2018 में यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन कौन से मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आसियान हो गया, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, ये बड़ा पूछती है यूपीएससी, तो एवरीवन ये जरूर पढ़ के जाइएगा। और अगर आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप ये पढ़ के जाइएगा कि लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए सरकार कौन कौन से स्टेप ले रही है, तो उसमें करंट अफेयर से ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। रिसेंटली यहाँ पर जो है एक जर्मन के चांसलर ने रशिया के ऊपर क्या इल्जाम लगाया है कि रशिया यहाँ पर क्रॉस्ड अर्थ टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, अब मैं आपको सीधा पहले ये बता देती हूँ, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि ये क्रॉस्ड अर्थ टैक्टिक्स, झुलसे हुए जो है रणनीति, पृथ्वी की रणनीति क्या कहलाती है। देखो भाई, अभी रिसेंटली जर्मन चांसलर ने ये बात बोली भी है कि भाई क्या करा जा रहा है कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो ये टेक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं रशिया जो है वॉर जीतने के लिए। अब मैं पहले बता दी होता क्या।
ये ऐसा होता है कि अगर आप जो मिलिट्री है वो क्या करता है, जैसे जैसे वो मिलिट्री पीछे होती जाती है, अपनी पीछे की तरफ जाती जाती है, वो क्या करती है, जो भी एक यूज में आने वाली चीजें है ना, रिसोर्सेज है, संसाधन है उनका, उनको नाश करते हुए, उनको डिस्ट्रॉय करते हुए जाती है, ताकि डिस्ट्रक्शन करो और वो इस्तेमाल ना करे, सामने वाला जो है उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना कर सके। जैसे कि एनर्जी सप्लाईज मिल रही है, जो ब्रिजेस बनी हुई है, पुल बने हुए हैं, रेलवे लाइन बीच में बनी हुई है, रोड बने हुए हैं, एग्रीकल्चर फील्ड बनी हुई है, रेलवे लिंक्स है, सब बीच में डिस्ट्रॉय करते हुए जाओ। ठीक है, कोई भी खाने पीने के स्टोर्स बने हुए हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर खत्म करते हुए जाती हैं। ठीक है, इसको पहले भी इस्तेमाल किया है। ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट पोर्चुगल ने भी इस्तेमाल किया जब गोवा को उन्होंने हथियाना था। पोर्चुगल ने जब गोवा को हमसे लेना था 1961 में, जब इंडिया ने ऑपरेशन विजय परफॉर्म किया था, तब पोर्चुगल ने भी हमारे साथ यही चीज की थी, पर इंडिया की आर्मी ने तो 36 आवर्स के अंदर अंदर सिर्फ जो है गोवा को कैप्चर भी कर लिया था। तो ये हुआ था। ठीक है, स्क्रॉच अर्थ टैक्टिक्स जो है वो यहाँ पर परफॉर्म हुई थी। ठीक है, तो ये होता है स्क्रॉच अर्थ टैक्टिक्स। तो यह क्वेश्चन आता है क्या चीज है, कहाँ पे होती है, तो ये आप याद रखिएगा। और अगर मैं पूछूं भाई इसको इंडिया में लाने वाले कौन थे, इंडिया में काफी ज्यादा किसने यूज किया है, तो वो है छत्रपति शिवाजी की जो आर्मी है, मराठा लीडर्स होते हैं, उन्होंने काफी बार इसको यहाँ पर ये चीज करी है। लेकिन ये भी सिविलियंस को हार्म नहीं किया, और इसमें सिविलियंस को हार्म करना मना है। जेनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इस पूरे के अंदर आप सिविलियंस को हार्म नहीं कर सकते, आप रिसोर्सेज हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, सिविलियंस को हार्म नहीं कर सकते। राइट, बढ़ते हैं आगे। ये है क्वेश्चन एक, सब लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और ये वाला मुझे बताएंगे कि इसको आप लोग सॉल्व करो फटाफट से। आपके पास टाइम है 1 मिनट का। पढ़ लिया सब लोगों ने? ये मैंने आज को आपको आज की क्लास में ही कराया गरुड़ के बारे में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि ये वाली जो एक्सरसाइज है ये यूके के साथ नहीं, हम लोग फ्रांस के साथ कंडक्ट करते हैं। राइट, ये वाली एक्सरसाइज हम लोग फ्रांस के साथ कंडक्ट करते हैं, और बायलैटरल है, ये यूके नहीं। इस बार की एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? इंडिया के जोधपुर में, बताया था ना आपको अभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव, दोनों ही यहाँ पर गलत है। राइट, तो इस तरीके से हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं 1 डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वो मैंने आपको अक्टूबर मंथ के सारे कवर अप करवाए हैं। इसके बाद आप लोग जो है, मैं अब आपके सामने नवंबर मंथ के स्टार्ट करवाऊंगी। ये आपके 4 वीडियोस में मैंने पूरा लेक्चर कवर किया है, तो 4 वीडियोस को आपने तरीके से समझना है, सुनना है। सारे इंपॉर्टेंट मैंने कवर अप कराए हैं। ठीक है, वन लाइनर्स भी जितने हो सके वो मैंने कवर कराए हैं। इनको अपने नोट्स में जरूर ऐड करिएगा, और जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले इन सबको जरूर पढ़ के जाइएगा। सारे के सारे जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी लिखवाती हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्टैटिक पोर्शन में भी पूछे जा सकते हैं, तो उन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आपने इग्नोर नहीं करना है। राइट, चलिए ओवर करते हैं लेक्चर को। आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग द लेक्चर। मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।